दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे नॉर्मेलिटी, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था और मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी तो कृपया जाके देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर इससे पहले आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपने ये सारी वीडियो देख के ये वीडियो आ रहे हैं तो आपको थैंक्स। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलो लेट्स बिगिन। दोस्तों हम पढ़ना नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। किससे नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं? मेरे संग बोलो, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ये क्या होता है दोस्तों? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप मुझसे पूछोगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो थोड़ा सब्र करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि दोस्तों हम लीटर किस में लिखते हैं? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है दोस्तों आपकी नॉर्मल होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, जैसे मान लो आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में? लीटर में, ml में दिया हो तो ऊपर क्या लगाते हैं? 1000 लगा देती है। मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। देखो अब इसकी दो यूनिट होती है, एक नॉर्मल लिख सकती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हो। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं, बताओ। यस करेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या आ रहा है? आपका वॉल्यूम आ रहा है दोस्तों, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये आप याद रखना। ओके दोस्तों, मज़ा आया तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपका बहुत ही आसान टर्म्स है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों ध्यान से देखना आगे क्या है। देखो दोस्तों ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मैं बोल रहा था, अगर मैं आपको बताने वाला हूँ। EQ मतलब है इक्विवेलेंट। कोई बच्चे बोलोगे सर जी EQ क्या है, तो दोस्तों EQ का मतलब है इक्विवेलेंट। स्पेलिंग बोल दूँ, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। दोस्तों ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब पूछोगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है? दोस्तों इक्विवेलेंट मास भी आपके लिए मैं लिख के लाया। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। आप बोलोगे सर जी एन फैक्टर क्या होता है? क्योंकि मोलर मास तो हमने पढ़ रखा है, CO2 है तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 44 ग्राम हो जाता है। सर जी हमने पढ़ रखा है, पर हमें इक्विवेलेंट मास पता नहीं है। तो दोस्तों इक्विवेलेंट मास होता है आपका मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है दोस्तों? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। दोस्तों अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों मैं एन फैक्टर आपको तीन के बताऊंगा, एसिड के लिए बताऊंगा, बेस के लिए बताऊंगा और सोल्ट के लिए बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों एन फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है दोस्तों? ये अपना H प्लस आयन रिप्लेस कर देता है। जैसे HCl है, HCl में कितने H है? एक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। जैसे H1O3 है, इसमें H कितना है? एक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एक। जैसे H2SO4 है, ये कितना H प्लस रिप्लेस कर सकता है? दो। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। इसमें कितना H है? तीन। कितना H प्लस आयन रिप्लेस कर सकता है? तीन। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन वाले केस बहुत ही कम आते हैं। वैसे करना, जैसे H3PO3 कहीं पे भी आ जाए आपका, तो ये एक्सेप्शन में है, ये एन फैक्टर इसका 2 होता है। H3PO2 इसका एन फैक्टर 1 होता है। ये जानते कैसे होता है? देखो तो H3PO4 को कैसे लिखते हैं? इसमें कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? एक H, दो H, तीन H, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? तीन हो गया। यहाँ पे कितने H आ रहे हैं? एक H। और दोस्तों देखो इसमें कितने ऑक्सीजन अटैच है, जितने ऑक्सीजन अटैच है उतने ही आपके एन फैक्टर। जिससे कितने ऑक्सीजन अटैच है? एक, दो, तीन। ठीक है, एन फैक्टर कितना हो गया? तीन। इसमें कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं आपके? वो वैसे कितने कनेक्ट है? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो इसका एन फैक्टर कितना जाएगा दोस्तों? दो। जितने आपके ऑक्सीजन एच से कनेक्ट रहेंगे वही आपका एन फैक्टर माना जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका बस एक ही है, इसलिए एन फैक्टर 1 हो गया। अगर आपको समझ में नहीं कोई बात नहीं है, वैसे भी इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एन फैक्टर बेस के लिए जानते हैं, उसमें इसमें जो जितना OH माइनस रिप्लेस कर सके। दोस्तों NOH का एन फैक्टर क्या होगा? क्योंकि एक ही OH रिप्लेस कर सकता है, और ये कितना 2H है, उसके बाद 2 एन फैक्टर हो जाएगा। उसमें देखना, उसमें H याद रखना, इसमें OH याद रखना। एसिड के लिए H प्लस और बेस के लिए OH। ठीक है, इसमें कितना AlOH होल थ्राइस है, इसमें OH के बाद 3 है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये 3 है। ठीक है आपका, ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3। अब एन फैक्टर सोल्ट के लिए जानते हैं दोस्तों। एन फैक्टर सोल्ट के लिए दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि पूछो इसमें क्यों ये आसान है कि जितना आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे NaCl है, अब ध्यान देखना NaCl कैसे लिखते हो आप? NaCl आप कैसे लिखते हो बोलो? NaCl को कैसे लिखते हो दोस्तों आप? Na प्लस में Cl नेगेटिव, यही लिखते हो।
इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। या तो पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लो या तो आप नेगेटिव चार्ज को ले लो, जो भी मन करे वो ले लो। इसमें पॉजिटिव चार्ज दोस्तों एक है, तो एन फैक्टर दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें ये मत बोलना कि प्लस माइनस सर जी है तो इसमें 2 चार्ज आया है तो हम एन फैक्टर 2 कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज हो जितना नेगेटिव चार्ज हो, दोनों में से हम किसी को एक लेना है। मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है दोस्तों 1 है, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसलिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें BSO4 में देखो, इस पर कितना चार्ज है 2 है, इस पर भी कितना चार्ज है 2 है, तो दोनों बराबर है। जितना हमारा प्लस वाला चार्ज है उतना माइनस वाला चार्ज है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें भी वही है, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी 6 चार्ज है, इस पर भी 3 दूनी 6 2 3 एन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और आज का दोस्तों सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी आज खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में कितना हम डिजोल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ठीक है, जैसे मान लिया हमारा सॉल्वेंट, इसमें कितना ग्राम सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट इसमें हम भर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम सॉल्युबिलिटी। तो मेरे संग आप मेरे संग धीरे धीरे बोलना, इट कैन बी डिफाइंड as the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature and pressure। मतलब कि दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना आप डिजोल्व कर सकते हो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसके लिए आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होना चाहिए और पर्टिकुलर प्रेशर भी होना चाहिए। दोस्तों कुछ नहीं है, ये किस पे डिपेंड करती है, पेपर में आ सकता है दोस्तों। ये आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, चौथा प्रेशर पे डिपेंड करती है। पहला कौन सा था दोस्तों, नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा आपका नेचर ऑफ, ये क्या आ गया, दूसरा क्या था दोस्तों आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा दोस्तों क्या था आपका टेम्परेचर, चौथा क्या था दोस्तों आपका प्रेशर। और दोस्तों आज के लिए बस हम इतना रहने देते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो, क्योंकि हमें टाइम अभी है, हम इसको जो पढ़े हैं उसको मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको। ठीक है, और दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा कि क्या नाम है, नॉर्मलिटी क्या रहता है, यही पढ़ा ना नॉर्मलिटी क्या रहता है। देखो तो दोस्तों नॉर्मलिटी का क्वेश्चन तो नहीं करा है, जब मैं इसका वन शॉट वीडियो बनाऊंगा ना, जब इसका अलग से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलिलिटी हो गया, जितना भी आपका मोल फ्रैक्शन है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं जितने भी हमारे टॉपिक छूट गए उन सबके मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है आपको दोस्तों, तो थोड़ा वेट करना। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, हमने वो नॉर्मलिटी पढ़ा, नॉर्मलिटी आपको एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ जिससे आपको याद है। दोस्तों नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मली होती है, तो आपको पता चल गया। तो दोस्तों क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों इसको कर लेते हैं, देखो खाली पेज नहीं कहीं, देखो ये क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो सॉल्यूट रहता है आपका प्रेजेंट किस में रहता है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। ये बात हमेशा आप याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे दोस्तों, जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमें किस में प्रेजेंट रहेगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो आप क्या मानोगे, नॉर्मलिटी को। नॉर्मलिटी को किससे दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला ही बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोस्तों आप बिना देखे बोलो एक बार, क्या होता है एन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ, बोलो मेरे से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बोलो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था आपको ग्राम। इससे पहले बताओ कि जो नॉर्मलिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ दोस्तों, कमेंट जल्दी करो, बताओ जो नॉर्मलिटी होता है। मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा, किसने किसने बताया किसने नहीं, तो मुझे आप कमेंट में ये करके बताना, टाइप करके बताना, ये जो नॉर्मलिटी रहता है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। मैं देखता हूँ कितना पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, आप कोई बात नहीं बता देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी यूनिट मैंने बताया जाता क्या होता है, नॉर्मल, और दूसरी यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब दोस्तों देखो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, और एन फैक्टर मैंने निकाल दिया। एसिड होगा तो एच को देखोगे कितना एच वो रिप्लेस कर रहा है, और बेस होगा तो OH नेगेटिव को देखोगे कि कितना OH नेगेटिव वो रिप्लेस कर रहा है, और सोल्ट होगा तो टोटल चार्ज को देखोगे कितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो जो ही मन करे। जैसे NaCl है, NaCl पे कितना चार्ज आता है, प्लस का एक माइनस का एक, तो टोटल चार्ज कितना हुआ दोस्तों, एक ही हुआ। चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो जो भी आपका मन करे। ठीक है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसिड और बेस का हमने अच्छे से कर लिया। जिसको अगर PDF चाहिए होगा तो मुझे बता देना, कमेंट करिए कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, वीडियो में आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको PDF चाहिए कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तभी मैं PDF का लिंक डालूंगा, तो नहीं डालूंगा। ओके, और अब PDF चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं PDF चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों,
अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं आप बोलोगे तो नहीं डालूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप नोट डाउन कर लेना वीडियो कॉल करके, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन करें, और अपने आप घर से जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे दोस्तों आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। कि दोस्तों जो मेन लड़ाई है वो आपकी खुद से है दोस्तों। जितना आप अपने आप खुद को जितना आप तैयार करोगे किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपके बहुत फायदेमंद के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्राई करें कि जितना भी आपको खाली समय मिले, खाली समय को बर्बाद ना जाने दें। ठीक है दोस्तों, कुछ भी देख ले पर अपने समय को बर्बाद ना करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समय दोस्तों बहुत ही कीमती होता है। एक बार जो समय चला जाता है फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आता है दोस्तों। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप अभी 12वीं क्लास में हो, फिर 12वीं क्लास को पार कर लोगे तो दोबारा थोड़ी 12वीं क्लास आने वाला है, फिर दोबारा थोड़ी आप पेपर दोगे। एक ही बार आप पेपर दोगे, या तो फेल हो जाने के बाद थोड़ी को आप दोबारा पेपर दोगे। फेल हो जाने के बाद तो आपका मन भी नहीं करेगा दोस्तों पढ़ने का। इसलिए दोस्तों जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके उतना जी जान लगा देना दोस्तों पेपर में। ये पेपर हमें इस पेपर में हमारे 90% आए, 92% आए, 80% आए, 70% आए। ये दोस्तों ये बात है हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो जीतने की कोशिश करता है। जो पहले से हार जाए वो क्या बेचारा हारेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि काम पढ़ने चलेगा सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। लहजन टाटा बाय बाय। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।